हाँ जी बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कंपोनेंट है वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। तो फर्स्ट टर्म ये होता है कॉमन डिफरेंस डी। ये हमने पहले क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपने ये पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया तो ये हो सकता है थोड़ा सा आपको ट्रबल दे। तो आधे घंटे की क्लास होगी, प्लीज़ उसको अटेंड करिए ज़रूर। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑलरेडी डन। हाउ टू चेक एपी? डी शुड बी कांस्टेंट। हर बार आप देखिए सक्सीडिंग में से प्रोसीडिंग को माइनस करिए, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल सेट्स ऑफ द टर्म्स, हर जगह सेम होना चाहिए। एपी बनाने के लिए आपको क्या करना है, हर बार कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाइए। पहली टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 5 में 2 प्लस करिए 7 आ जाएगा, 7 में 2 प्लस करिए 9 आ जाएगा, 9 में 2 प्लस करिए 11 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो 4-5 टर्म लिखे आप अपनी एपी फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉमा के बाद डॉट 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 लगा दीजिएगा। अब हमें नया क्या सीखना है, जो हमारा मेन काम है। मेन काम है nth टर्म। इस फॉर्मूले से, जबकि ये बहुत इजी है बट बहुत बच्चे डरते हैं क्योंकि उनको बेसिक मैकेनिज्म नहीं समझ आता, वो हमेशा एन और ए एन में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सीखना है nth टर्म क्या होती है, एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन किसको कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं। हमें लेट अस अज्यूम चेक करना हो कि कोई टर्म जो है वो अगर 50 टर्म्स हैं, तो अगर मैं उल्टा देखना शुरू करूं फ्रॉम द रिवर्स, तो जो लास्ट से 17th टर्म कौन सी होगी ये भी निकाल सकते हैं। और बहुत सारी इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो बहुत सारा काम है इसमें डिस्कस करने के लिए। सवाल था सवाल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज जरूर करनी है, वन बाय वन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले nth टर्म क्या होती है। देखिए, सबसे पहले एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो ए मानी जाती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और कॉमन डिफरेंस डी है, वो मैंने ऊपर लिखा ही हुआ था यहाँ पर, फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी। तो इसका मतलब अगर पहली टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या होगी, ए में हम डी प्लस करेंगे तो ए प्लस डी बन जाएगी सेकंड टर्म। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी होगी तो यहां पे मैं फिर से डी प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म बनेगी ए प्लस 2d। फिर उसके बाद अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है फिर से डी प्लस करूंगा तो ए प्लस 3d। फिर फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। तो ये चलता जाएगा आगे। इसका मतलब अब देखिए, मैं इसको ध्यान से लिखने वाला हूं, फॉलो करिएगा। फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं ए या a1 मान लेते हैं, तो ये है मेरे पास a। सेकेंड टर्म a2, a2 कितना है बच्चों, a प्लस डी। थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म अगर आप देखेंगे यहां पे हमने निकाला a प्लस, हर बार हम कॉमन डिफरेंस प्लस करते जा रहे हैं। फोर्थ टर्म आप देखेंगे, फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म है a प्लस 4d। मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो पहली टर्म a, दूसरी टर्म में d प्लस किया, पहली में तो a प्लस डी आ गया। a2 में d प्लस करा तो a3 आ गया। a3 में वी हैड d, वी गॉट a4 एंड अगेन वी एडेड d हियर, वी गॉट a5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है हमें। फॉर्मूले को समझने के लिए उसकी डेरिवेशन समझनी पड़ेगी। तो पैटर्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में नंबर कितना है, 1 2 3 4 5। अब यहां पे नोटिस करिए, मैं a को अगर आप चाहें तो मैं इसको 0d लिख सकता हूं। ठीक है, तो a1 इज a प्लस 0d। तो जब यहां पर 1 है, तो यहां पे क्या नंबर है, 0। इसका मतलब d के साथ एक नंबर कम जुड़ रहा है टर्म नंबर से। अगर टर्म नंबर 1 है तो d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करिएगा। यहां पे अगर आप देखेंगे टर्म नंबर कितना है 2, और d के साथ यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, यहां पे 1 मल्टीप्लाई। d का मतलब लॉजिकली 1d ही हुआ। अच्छा आगे देखिए, यहां पे टर्म नंबर कितना है 3, और नोटिस करिए d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर एक नंबर कम, 1 लेस इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद d। जब a 4 है
तो d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 3, फिर से 1 लेस। जब a 5 है तो d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 4, इसका मतलब फिर से 1 लेस। तो एक सर्टेन पैटर्न बनना शुरू हो गया। अब देखिए इसको अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, मैं इसको अगर ऐसे लिखने की कोशिश करूं कि a प्लस 1 माइनस 1 d, ठीक है। तो ये वाला 1 मैंने कहां से उठाया, ये वाला जो पहला 1 है ये बेसिकली है टर्म नंबर, क्योंकि 1 में से अगर यहां पे 1 है तो d के साथ 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक कम है। तो जब टर्म नंबर 1 है तो d के साथ क्या है, एक नंबर कम, तो 1 माइनस 1। आगे देखिए, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। यहां पे क्या है, a प्लस d के साथ क्या है 1, 1 कैसे आया, 2 में से एक कम, 2 माइनस 1d। 2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 1 ही तो आएगा। अब 2 माइनस 1 बना कैसे, जो नंबर यहां पर है हम इसकी रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनाएंगे। अगर यहां पे 2 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 2 माइनस 1d। अगर यहां पे 3 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, a प्लस, ये टर्म नंबर है पहले वाला, 3 माइनस 1d। कहने का मतलब 2d बनाने के लिए हम इसको 3 माइनस 1 लिखें तो भी चलेगा। अगर फोर्थ टर्म है तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस 4 माइनस 1d। और अगर फिफ्थ टर्म है तो फिफ्थ टर्म में क्या लिखेंगे, इसको देखने की जरूरत नहीं है, a प्लस 5 माइनस 1d। अब ध्यान से देखिए, a1 है a प्लस 0d, a प्लस 0d लेके आने के लिए 1 में से 1 को, क्योंकि हर बार एक कम हो रहा है यहां पर, तो 1 माइनस 1d। अगर a2 निकालना है तो वो हमने अभी निकाला था, यहाँ पे a प्लस d बन रहा है। a प्लस d का मतलब a प्लस 1d। a प्लस 1d बनाने के लिए 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 माइनस 1d। इसको मैंने रीराइट किया एक पैटर्न के साथ। a3 थर्ड टर्म है a प्लस 2d, हमने अभी ऊपर निकाला था, इसमें कोई जादू नहीं किया हमने। तो थर्ड टर्म 2d बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 में से एक कम किया यहाँ पे, तो 3 में से एक कम कर दिया। फोर्थ टर्म 4 में से एक कम किया तो a के साथ 3d बन गया, देखो यहां से हमने कॉपी किया था। तो अगर 4 माइनस 1 करने से 3 आता है तो 4 माइनस 1 ही लिख लिया। और a5 क्या हुआ, a प्लस 5 में से एक कम किया तो d बना। ये मैंने सिर्फ 5 टर्म्स लिखी हैं। अगर इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू करते जाएं, कोई अपना दिमाग ना लगाएं यहां पे, इसी पैटर्न को हम लोग कॉपी करते जाएं, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर हम लिखते हैं, हमें कोई टर्म का नंबर नहीं पता, ये चलती जा रही है, इनफाइनाइट चलती जा रही है, बीच में से मैंने रैंडम कहीं पे भी हाथ रख दिया और मैंने पूछा कि वो टर्म कौन सी है। कौन सी का मतलब 2 क्वेश्चन बनते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है और उसका सीट नंबर कितना है। जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, 5 6 7 8 9, तो अगर मैं इस टर्म की बात करूं, ये 2 चीजें डिफाइन करती है। पहली चीज ये बता रहा है नंबर 8, तो ये टर्म मुझे क्या बता रही है कि मैं फोर्थ टर्म हूं, इसका मतलब ये A4 है, फोर्थ टर्म। एक बात इसने ये बताई। दूसरी बात क्या बता रही है, दूसरी बात बता रही है कि मेरी वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब यहां पे 2 चीजें बताई जा रही हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात, 2 चीजें समझा रहे हैं। तो यहां पे हमने चलते जा रहे थे, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवंथ टर्म, तो कोई नंबर मैंने रैंडमली मार्क कर दिया, मुझे नहीं पता कि उसका सीट नंबर क्या है। तो मैंने यहां पे जैसे सीट नंबर 5 है, यहां पे सीट नंबर 4 है, मैंने उस नंबर का सीट नंबर क्या मान लिया, इसको मैं लिख ही देता हूं यहां पे, सीट नंबर, या टर्म नंबर बोल दे वो भी चलेगा, ठीक है। तो उसका सीट नंबर कितना है, n, तो उसको हम बोलेंगे क्या, nth टर्म। तो nth टर्म अगर यहां पे n है तो ये फॉर्मूला कैसे एक्सटेंड होगा, अगर यहां पे 5 था तो a प्लस 5 माइनस 1d आया। अगर यहां पे फोर्थ टर्म है और यहां पे 4 है तो a प्लस 4 माइनस 1d आया। अगर यहां पे 3 है और थर्ड टर्म है तो इसका मतलब यहां पे फॉर्मूला क्या बना, a प्लस 3 में से एक कम किया। और अगर यहां पे n है तो nth टर्म है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, जो नंबर यहां पर है उसमें से एक कम करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला ही हमारा पार लगाएगा पूरे के पूरे चैप्टर में थ्रू आउट, चाहे आप 5.2 करेंगे,
nth टर्म की एक्सरसाइज है, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स की एक्सरसाइज है, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जरा इसको समझिए, इसके ऊपर फोकस करते हैं क्या है। जब हम an लिखते हैं, an दो बातें बताता है। an एक तो ये बताता है पहली चीज, टर्म नंबर कितना है n, क्योंकि अब यहां पे देखिए अगर आप a5 लिखते हैं तो टर्म नंबर कितना हुआ, जो सबस्क्रिप्ट में छोटा नंबर है वही तो टर्म नंबर को बताता है। इसका मतलब इसमें टर्म नंबर कौन बता रहा है, n, टर्म नंबर n बता रहा है, और वैल्यू ऑफ टर्म कौन बता रहा है, पूरा an जितना भी आएगा इक्वल टू समथिंग, तो वो उस टर्म का वैल्यू होगा। वो टर्म कितनी है, कौन सी है, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, और कितनी है, कितनी का मतलब उसकी वैल्यू कितनी है उस सीट की। करेक्ट, एक तो ये आ गया। अब मेरा ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो किसी एपी में, कोई एपी दे रखी है और मुझे उसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको बिगिनिंग में। जैसे मैं लेता हूं 3, 6, 9, 12 एंड टिल 99। अब मैं इंटरेस्टेड हूं यहां पे कि मेरे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं यहां पे इंटरेस्टेड हूं कि मेरी ये जो एपी है 99 पे खत्म हो रही है, इसकी मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स है। तो उसके लिए आपको काउंट तो नहीं करना ना, तो हमें यहां पे मैकेनिज्म यूज करना होगा। इसके लिए मैकेनिज्म क्या है कि हम ऑलवेज ये जो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म को हम हमेशा an यानी कि nth टर्म मान लेते हैं। इसका मीनिंग क्या, ध्यान से समझिएगा। आपको स्कूल में सिखाया गया होगा या सिखाया जाएगा कि लास्ट टर्म को nth टर्म मान लो या लास्ट टर्म को an लेट कर लो और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ सकती हैं। कैसे, लॉजिक समझिएगा। जैसे यहां पे कोई बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा है आपके स्कूल में और एक बहुत लंबी लाइन है चेयर्स की जहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। पहला जो स्टूडेंट है वो सीट नंबर 1 पे बैठा है, वहां पे सीट नंबर अलॉटेड है, सीट नंबर 1, लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। और पहला जो फर्स्ट स्टूडेंट है एंड में बैठा है, उसका नंबर हमने 1 मान लिया, सीट नंबर। फिर उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। और आपके टीचर ने आपको ड्यूटी दी है कि आपको काउंट करना है कि यहाँ पे कितनी चेयर है। तो मान लीजिए वहां पे 500 से ज्यादा चेयर्स हैं, तो दो तरह के बच्चे हैं। एक तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से पूरी चेयर्स को काउंट करेगा। एक तो ये स्टूडेंट होगा, वो भी गलत नहीं है। दूसरा थोड़ा सा स्मार्ट होगा, वो क्या करेगा, पता है काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, तो वो लास्ट वाले के पास जाएगा और लास्ट वाले से पूछेगा भाई तेरा सीट नंबर कितना है। उसने बताया मेरा सीट नंबर है 573। अगर पेन 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट वाला नंबर जो है उसका सीट नंबर 573 है, तो क्या आपको गिनने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आप सीधा ही बता सकते हैं हाँ जी देयर आर 573 सीट्स। दोबारा सुनिए, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं कभी बर्थडे पार्टी पे, तो वहां पे चेयर्स लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 चेयर्स हैं और आपको चेयर्स काउंट करनी है। तो अगर पहली सीट पे जो बंदा बैठा है वो सीट नंबर 1 पे बैठा है, और अगर 1 से काउंटिंग हो रही है तो लास्ट वाले से पूछ लेंगे तेरा सीट नंबर क्या है। उसने बोला मेरा सीट नंबर 8 है, क्योंकि टोटल 8 ही तो कुर्सियां हैं यहाँ पे, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 8 पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब अगर लास्ट सीट का काउंट नंबर पता चल जाए कि वो कौन सी सीट है, 5th सीट है, 7th सीट है, 100th सीट है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी। यहां पे यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। हम क्या करेंगे, यहां पे ये जो लास्ट सीट है उस सीट पे 99 बैठा है, तो मैं 99 से जाके पूछूंगा कि भाई तेरी सीट नंबर क्या है। 99 पूछूंगा कि तेरी सीट नंबर क्या है। अगर 99 ने मुझे बता दिया कि मेरी सीट नंबर 33 है, तो इसका मतलब ये तो फर्स्ट ही है ना, ऑलवेज काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर लास्ट नंबर ने मुझे ये बता दिया कि मेरी सीट नंबर 33 है, तो मुझे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं सीधा ही बता सकता हूं कि देयर आर 33 टर्म्स। इसलिए जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती हैं, हम क्या करते हैं, गिवन एपी की जो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म का
सीट नंबर पता करते हैं और सीट नंबर का मतलब लास्ट नंबर का n निकालते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब दोबारा सुनिए, अगर an है, अगर मैं A5 लिखता हूं, इसका मतलब उस सीट नंबर कितना है वहां पे, 5th टर्म है तो सीट नंबर 5 हो गया। अगर मैंने लास्ट टर्म को an मान लिया तो ये जो n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हर बार हम लास्ट टर्म को nth टर्म मानकर उसकी सीट नंबर निकालते हैं, और सीट नंबर निकालने के बाद जब हमारे पास सीट नंबर आ गया लास्ट का, तो जब पता लग गया कि ये लास्ट का 33rd है, तो इसका मतलब देयर आर टोटल 33 टर्म्स। इसीलिए हर बार लास्ट टर्म को हम nth टर्म मान लेते हैं। ये हमारी स्मार्टनेस है, कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है। लॉजिक आपको समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो, तो यहां पे मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3, 6, 9, 12 एंड अप टू 99। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो पाए। यहां पे सबसे पहला काम है कि ये एपी है कि नहीं, ये आपको डिफाइन करना होगा हर बार। वैसे तो क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है, बट फिर भी चलिए मान लेते हैं। तो 3 + 3 + 3 + 3 होता जा रहा है और टिल 99 चला गया। इसका मतलब इट इज एन एपी। अब यहां पे दो चीजें आपको शुरुआत करनी है, ए एंड डी। जब भी क्वेश्चन पढ़ना है ए एंड डी पहले लेके आने। तो a = 3 और d कितना है, 6 - 3 3। एंड लास्ट टर्म, क्योंकि हमें इसका सीट नंबर पता चल गया तो सारी टर्म्स का काउंट हो जाएगा। तो लेट an = 99। क्योंकि इसका सीट नंबर नहीं पता तो हमने इसको nth टर्म मान लिया। क्या मान लिया हमने, nth टर्म। हो सकता है वो 67 हो, 67th टर्म हो सकता है 97th टर्म हो, हमें नहीं पता। तो हमने मान लिया कि ये nth टर्म है, और अलजेब्रा में हम nth टर्म को कैसे लिखते हैं, an से। अगर 5th टर्म होता तो a5 से लिखते, nth टर्म है तो an से लिख लिया। अब मैंने इसको an लिख लिया, ध्यान से देखिए, an = 99। अब an का फॉर्मूला हमने अभी बनाया है यहां पर, ये जो जनरल फॉर्मूला है, an = a + n - 1 टाइम्स d। तो an की जगह हम an का फॉर्मूला भी यहां पे इंप्लाई कर देंगे। तो an आएगा आपका a + n - 1 × d = 99। अब देखिए यहां पे 3 वेरिएबल हैं, a, d और n। 2 वेरिएबल ऑलरेडी आपको पता है, तो बचा क्या फिर पीछे, n ही तो बचा, n निकल जाएगा अभी। तो यहाँ पे n, a की वैल्यू 3, n - 1, d की वैल्यू है 3 = 99। तो पहले प्लस वाला, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, तो पहले प्लस वाला उधर शिफ्ट करेंगे, n - 3 टाइम्स 3, 99 - 3, n - 1 टाइम्स 3 = 96। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप चाहें तो इसको सीधा यहाँ पे डिवाइड करा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। बट अगर आप चाहें तो 3 के साथ ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, फिर उधर जाके माइनस करा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लें। मेरे लिए हमेशा कन्वीनियंट यही रहता है। 33 आएगा, सॉरी 32, 32 96। तो n की वैल्यू आएगी -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 33। अब 33 आने का मतलब ये है कि जो लास्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता रहा, वो हमारी इंटरप्रिटेशन है, हमने कैसे लेट करना है उसको। हमने क्या किया, जो यहां लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कौन सी है, n33 है, इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो a33 है। a33 कितनी है, 99। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया तो मजा आ जाएगा मैथ्स पढ़ने में। तो लास्ट टर्म जो है ये कौन सी है बच्चों, ये है 33rd टर्म। तो मैंने वही आपके साथ एग्जांपल डिस्कस की थी कि यहाँ पे 573 चेयर्स लगी हैं, और आपके टीचर ने आपको बोला कि काउंट करके बताओ भाई कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो आप 1 2 3 4 5 6 करके 573 तक जाएंगे, या सीधा ही लास्ट वाले बंदे के पास जाएंगे कि भाई तेरा सीट नंबर कितना है। तो तेरा सीट नंबर अगर उसने प्यार से बता दिया तो ठीक है, नहीं थोड़ी जोर जबरदस्ती कर लेना। ये भी हमें प्यार से नहीं बता रहा था,
हमने थोड़ी सी जोर जबरदस्ती की है, ये देखो इतनी सारी। तो अगर उसने आपको अपना सीट नंबर बता दिया तो जॉब इज डन। तो हेंस हमें क्या किया, इस बंदे ने अपना सीट नंबर बता दिया कि मैं 33rd हूं। तो अगर तुम 33rd हो तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयर आर 33 टर्म्स। एन का मतलब सीट नंबर बताता है, एन का मतलब उस सीट के ऊपर टर्म कौन सी बैठी है वो बताता है। तीसरी चीज, एन नंबर ऑफ टर्म्स को भी बताता है, बट नॉट एवरी टाइम। एन नंबर ऑफ टर्म्स को तभी बता पाएगा अगर आपने लास्ट टर्म को ए एन माना है, लास्ट टर्म का टर्म नंबर पता कर रहे हैं तो एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा, नॉट एवरी टाइम। ठीक है। तो जनरली आपके कोर्स में जितना कंपोनेंट है उसमें हम हमेशा जो लास्ट नंबर होता है उसको nth टर्म मान के n निकाल लेते हैं, और n का मतलब उस लास्ट नंबर का सीट नंबर आ गया। इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी टर्म्स हैं। गॉट इट। चलिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।